चलिए आज हम लोग इसमें वृत्तस्थ कोण संबंधी प्रमेय मैथ्स वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का चैप्टर 7, ठीक है। इसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें से चैप्टर का नाम है, उसको पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या? वृत्तस्थ कोण संबंधी प्रमेय। वृत्तस्थ कोण संबंधी प्रमेय। हम पिछले कई वीडियो में जब ज्यामिति पढ़ाते हैं तो उस समय हम क्लियर कर दिए हैं कि जो ज्यामिति का चैप्टर है उसको किस तरह से हमको बांट करके पढ़ना है, डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें कुछ परिभाषा उस चैप्टर का अगर नया कुछ रहता है तो उसके बारे में देखना होता है, या कुछ नया नियम अगर कुछ है उस चैप्टर के लिए तो वो हमको देखना है। परिभाषा और नियम उसको देखना पड़ता है। फिर जब उसमें उस चैप्टर का जो प्रमेय होता है, मूल रूप से जो मेन आधार है उस चैप्टर का, उसको देखना होता है। और फिर उसके बाद इस चैप्टर में कुछ बना हुआ आगे में रहता है जिसको हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको देखना होता है। और फिर अंत में तब एक्सरसाइज करना होता है इस चैप्टर का। तो इसका मतलब थोड़ा लंबा होता है। प्रत्येक जो ज्यामिति का चैप्टर है वो थोड़ा लंबा होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं। एक बार में अगर हम करने जाएंगे तो बहुत परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा लंबा होगा, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? पहला तो उसका परिभाषा हम लोग देखेंगे, नियम देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, उसमें प्रमेय देखेंगे, और उसके बाद फिर उसका प्रयोग देखेंगे, तब एक्सरसाइज करेंगे। इसका मतलब एक चैप्टर में हमको ज़्यादा वीडियो करना पड़ सकता है। तो अभी हम इस चैप्टर में पहले तो परिभाषा देखेंगे और फिर प्रमेय देखेंगे। संयोग से ये चैप्टर का जो प्रमेय है सिर्फ एक ही प्रमेय इसमें पढ़ना है, बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग को इस चैप्टर में मात्र एक प्रमेय है, आप किताब निकाल करके देख लीजिए, वो है प्रमेय 34। प्रमेय 34 नंबर प्रमेय, जो पेज नंबर कहाँ पर है, 123 में, ठीक है। ये वाला पेज में वो प्रमेय है, ऊपर में लिखा हुआ, उसको सिर्फ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर जो प्रयोग और एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट होगा और या फिर पूरा होगा उसको हम लोग करते हुए चलेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले परिभाषा का बात करते हैं। परिभाषा यहाँ सबसे ही तुमको स्पष्ट कर लेना पड़ेगा कि वृत्तस्थ कोण मतलब वृत्त में स्थित कोण। नाम से पता है वृत्त में स्थित, तो वृत्त में स्थित कोण से क्या तात्पर्य है। जैसे वृत्त है, इस वृत्त में कोण अगर बोलता है वृत्तस्थ कोण तो उसका मतलब क्या होता है, ये समझना है। उसके बाद हम उसके संबंधित प्रमेय को देखेंगे। तो वृत्त में स्थित कोण का मतलब होता है कि अगर वृत्त का जो परिधि है, परिधि में एक चाप को लेते हैं, जैसे मान लो चाप ले ली। चाप का मतलब होता है, वो परिभाषा इसके पहले का एक चैप्टर में पढ़ना होता है, चाप क्या है, जीवा क्या है, ठीक है। ये सब एक चैप्टर में पहले ही पढ़ना होता है। अभी यहाँ पर हम लोग अगर चाप जानते हैं उसके आधार पर ये समझ में आएगा कि एक जो वृत्त का परिधि है, उस परिधि का एक अंश अगर ले लेते हैं, माने टुकड़ा ले लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। मान लो यहाँ पर चाप ले लिए हम AB। हालांकि ध्यान से समझना होगा इसको कि चाप जो अगर AB लिखेंगे तो इसके लिखने का तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है। क्योंकि चाप देखो, AB अगर कोई सरल रेखा लिखता है तो भी हो सकता है, AB सरल रेखा होगा, तो फिर चाप और सरल रेखा में क्या अंतर होगा। तो हम पहले एक बार और क्लियर कर लें कि अगर कोई AB लिखा और अगर मान लो उसमें रेखाखंड है तो उसको कैसे लिखते हैं। अगर वो किरण है तो कैसे लिखते हैं, अगर सरल रेखा है तो उसको कैसे लिखते हैं, और अगर चाप है तो उसको कैसे लिखते हैं। ये चारों बात एक ही जगह समझ लेने से सुविधा होगा। AB ही लिखा हुआ है, जैसे ये रेखाखंड AB है तो इस AB रेखाखंड को हम लोग उसके ऊपर में ऐसे लिख के, सिर्फ सीधा नहीं, मतलब वो ऐसे अगर कोई कर दिया, AB ऐसे कर दिया, इसका मतलब होता है AB रेखाखंड, ठीक है। अब अगर किरण होता है एक तरफ जिसमें तीर का निशान बना हुआ है, तो अगर हमको ऐसे लिख दिया हो तो इसका मतलब हो जाएगा एक तरफ तीर का निशान दिया मतलब एक किरण हो गया। ये लेकिन ज्यामिति में ध्यान से समझना है, ज्यामिति में ऐसे होता है।
अगर यही बात अगर फिजिकल साइंस में अगर हो जाए तो ये दिशा को सूचित करता है, माने दैसिक राशि को सूचित करता है। तो यहाँ पर फिर वो थोड़ा सा बदल जाएगा, वो विषय अलग हो गया। ये वाला साइन जो ऊपर में है वो लगा हुआ रहेगा, तो उसका मतलब होगा दैसिक राशि, ठीक है। तो वो वहाँ पर अभी नहीं देख रहे हैं, हम लोग ज्यामिति में है। अब अगर रेखा का बात करते हैं तो दोनों तरफ तीर का निशान होगा। तो अगर हम ए बी रेखा का बात करेंगे तो ऐसे करेंगे, दोनों तरफ तीर का निशान करेंगे। लेकिन अगर चाप का बात करेंगे तो चाप एक्चुअली वृत्त का एक अंश जैसा होता है, गोल माने ऐसे ऊपर में ऐसे जैसा। तो हम उसमें ऐसे लिखेंगे ए बी पर इस तरह से करके देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी चाप। तो ए बी चाप, और कभी कभी क्या होता है कि दो जैसे ए और बी दो माने बिंदुओं से निर्देशित ना करके कभी कभी 3 बिंदुओं से निर्देशित कर देता है इसको। जैसे अगर यहाँ पर कुछ ऐसे कर दे पी, इधर की ओर जाना, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है उसको भी समझ लेने की आवश्यकता है कि जैसे ए बी बोलेंगे तो इधर का भी चाप हो सकता है और ये भी तो चाप है, इधर भी तो चाप है, इतना बड़ा भी तो चाप ही है। यहाँ से यहाँ तक कटेगा वो भी ए बी होगा और यहाँ से यहाँ तक कटेगा वो भी ए बी होगा। तो अगर हम ए बी बोलेंगे तो एक छोटा चाप भी उसमें हो सकता है और बड़ा चाप भी हो सकता है। तो हमको एक्चुअली किधर का चाप लेना है, उसके लिए हमको एक और तरह से कर देना होता है कि बीच में एक और कोई बिंदु दे करके प्रदर्शित कर देते हैं। स्पष्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक और बिंदु दे करके प्रदर्शित करते हैं, उस बिंदु में लिखा रहता है जैसे ए पी बी, इसका मतलब इधर की ओर का चाप, इधर की ओर का चाप, ठीक है, ए पी बी। तो इस प्रकार से चाप एक हो गया। इस चाप के अलावा हम लोग केंद्र को पहले से जानते हैं, ठीक है, केंद्र को हम लोग पहले जानते हैं। तो अगर इस चाप से ऐसे अगर कोई कोण बनता है इसके अंदर में, इस तरह से चाप से लेते हुए परिधि के किसी बिंदु को ऐसे मिलाते हैं, तो ये वाला जो कोण कहलाता है ये भी वृत्त के अंदर स्थित कोण होगा। ये भी होगा क्योंकि और इसके अलावा भी हो सकता है कोण। तो इस कोण को लेकिन जो एसीबी कोण बना इसको बोलेंगे परिधि पर का कोण, परिधि पर का कोण, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब उसके बाद एक यहाँ पर ये भी बन सकता है, जैसे यहाँ पर वृत्त के अंदर ही तो है तो ऐसे भी इससे बन सकता है। तो ये जो कहलाएगा ए ओ बी कोण वो केंद्र पर स्थित कोण कहलाएगा, केंद्र पर स्थित कोण, ठीक है। तो इसका मतलब वृत्त के अंदर यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोण तो बहुत सारा बन सकता है, लेकिन जब उसको परिधि के किसी बिंदुओं को टच करते हुए यदि कोण बने तो वो वृत्तस्थ कोण कहलाएगा क्या, परिधि पर बना हुआ कोण कहलाएगा ना। और अगर केंद्र को मिलाते हुए अगर कोण बन रहा है तो क्या कहलाएगा, केंद्र पर स्थित कोण। तो इस प्रकार से और भी कोण बन सकता है, लेकिन यहाँ पर मूल रूप से 2 कोणों के बारे में समझना है, एक तो परिधि पर स्थित कोण और दूसरा केंद्र पर स्थित कोण। और इसी पर आधारित है प्रमेय 34, ठीक है। तो प्रमेय 34 में जो विषय है उस विषय को एक बार माने देखिए पेज में, तो वहाँ पर लिखा मिलेगा कि वृत्त के किसी वृत्त के एक वृत्तचाप द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण उसके शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इसको भाषा को पहले एक बार समझ लेते हैं और इस भाषा के आधार पर चित्र में जो बना हुआ कोण है उसको भी समझ लेते हैं। क्या बोला कि किसी वृत्त के एक वृत्ताकार वृत्तचाप द्वारा, किसी वृत्त के एक वृत्तचाप, ये वृत्तचाप कौन हो गया ए बी, इस वृत्तचाप के द्वारा निर्मित सम्मुख केंद्र पर बना कोण, उसके सामने, सम्मुख मतलब सामने, केंद्र पर बना कोण कौन सा है, ये वाला कोण है केंद्र पर बना हुआ, उसकी शेष परिधि पर, मतलब इधर का जो शेष परिधि ये वाला है इस पर बना कोण का ये वाला दुगना होता है, ठीक है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो केंद्र पर कोण बना है वो इस परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। किसी दिक्कत है इसमें? तो अब इसमें शेष परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। इसको हम छोटा में करके अगर लिखें, माने इतना बना करके नहीं, एकदम छोटा में याद करने के लिए, तो हम सिर्फ बोलेंगे, हालांकि किताब से मिला लीजिएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। ये इजीली याद करने के लिए हो गया। पूरा भाषा तो किताब में लिखा हुआ है जिस तरह से, वैसे प्रमेय में आएगा क्वेश्चन में, लेकिन हमको याद करने की सुविधा सीधा कि केंद्र का कोण परिधि के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। मतलब ये वाला कोण इसका दुगना होता है। क्या समझे? ये हो गया प्रमेय 34। इस प्रमेय 34 को आज हम लोग प्रमाणित करेंगे। तो प्रमेय प्रमाणित हो जाएगा, फिर प्रयोग के बारे में अगर समय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अगले वीडियो में। अभी हम लोग प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर चित्र फिर से एक बार बना दे रहे हैं, ठीक है। क्या बोला है, और प्रमेय को प्रमाणित करने में क्या होता है, हम लोग कल्पना लिखना पड़ता है, कल्पना लिखते हैं हम लोग, उसके बाद उसका फिर रचना अगर जरूरत पड़ता है तो करते हैं, और फिर उसके बाद प्रमाण देते हैं।
तो अकॉर्डिंगली जैसे प्रश्न बोलता है, माने प्रमेय बोलता है, वैसे हम लोग एक चित्र बनाते हैं। तो क्या बोला है कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। किसमें? वृत्त में। तो हम पहले मान लेंगे कि वृत्त है। तो वृत्त कैसे मानते हैं हम लोग? तो ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि केंद्र से उसका पहचान देते हैं। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। हालांकि इसमें अर्धव्यास का भी पहचान देना चाहिए, लेकिन नहीं भी देते हैं तो चलता है, क्योंकि छोटा बड़ा लेने से कोई अंतर नहीं। तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग कि माना कि ओ केंद्र का एक वृत्त है, माना ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र O है, और इसका अर्धव्यास भी ले सकते हैं। अर्धव्यास कोई निश्चित है, तो छोटा बड़ा हो सकता है, उससे भी हमको काम नहीं है, इसलिए हम उसका मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो O केंद्र वाला एक वृत्त है, ये मान लिया। अब उसके बाद कोई इसका चाप लेते हैं, तो चाप जैसे इसमें लिए वैसे लेते हैं APB, जिसका चाप APB है, जो केंद्र पर कोण AOB बनाता है। AOB तथा परिधि के किसी बिंदु C पर, यहाँ C ले लेते हैं, जैसे चित्र बना हुआ वैसे ही बना रहे हैं फिर से हम, ठीक है। C पर, किसी बिंदु C पर कोण ACB बनता है या बनाता है, जो है, ठीक है ना। नीचे नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? इसके अनुसार से क्या, केंद्र पर का जो कोण बना वो कौन सा है? ये वाला। परिधि पर का कोण कौन सा बना? ACB बना। तो इसके अनुसार से सिद्ध करना है कि AOB जो होगा वो ACB का दुगना होगा। तो दुगना दुग कर लेते हैं आगे, 2 गुणे ACB, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पर रचना करेंगे हम, ऐसे बना दिए 2 चित्र, मैंने एक ही चित्र है, लगभग एक ही तरह से बना हुआ है, ये समझाने के लिए परिभाषा, और ये वाला प्रमेय समझाने के लिए। तो इसमें रचना करते हैं। रचना में यहाँ से C से O को मिलाते हैं, पहले C से O को मिला देते हैं, और थोड़ा इसको आगे भी बढ़ा देते हैं, D बिंदु तक मान लो बढ़ा दी। तो रचना क्या किए, C से O, ऐसे बीच में हाइफन देंगे, CO को लिख देता है, CO को मिलाया, तो वो नहीं होता है। C से O को मिलाते हुए D बिंदु तक बढ़ाया, उसको, उसी को बढ़ा दिया D बिंदु तक। C से मिला करके O को और D बिंदु तक इसको बढ़ा दिया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का स्टेप होता है हमको प्रमाण देना। प्रमाण में क्या करते हैं कि अब यहां से जब ये जो लाइन मिलाए ना, तो इसके मिलाने से ही तो बाद आगे भी बढ़ा दिए, लेकिन यहां तक ही अगर बात करें हम, तो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, इधर से एक ऐसा, और एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है इधर से एक ऐसा, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। और उस त्रिभुज में से जब बात करते हैं हम, जैसे ये वाला त्रिभुज का बात करते हैं अगर, तो इसमें ये वाला लाइन बढ़ा हुआ है, तो यहाँ वाला जो कोण होगा वो बहिष्कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कहलाएगा ना, ये वाला कोण बहिष्कोण कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो अभी हम पहले त्रिभुज का बात करते हैं। कौन सा त्रिभुज? AOC में, त्रिभुज AOC में, ठीक है। AOC त्रिभुज देख रहे हैं हम, तो इसमें क्या है कि OC और OA, OC बराबर OA होगा। पता है क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त का ये अर्धव्यास है, एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, और एक वृत्त का जितना भी अर्धव्यास होता है सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एक ही वृत्त का ये अर्धव्यास, कोई दिक्कत है? तो अब ये ऐसा हो गया कि दोनों जब भुजा बराबर होता है, तो ऐसा कोई त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो जाए, तो इसका मतलब वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और उसके आधार पर के कोण अपने आप बराबर होंगे। कोई दिक्कत है? तो कैसा? तो इसलिए ये क्या होगा, इसमें ये दोनों कोण बराबर हो जाए। कौन सा? कोण OAC बराबर OCA। OAC माने ये वाला कोण, और OCA ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाए। इसको एक समीकरण करके छोड़ देते हैं, समीकरण जैसा बना करके छोड़ देते हैं। पुनः अब क्या देख रहे हैं
कि इसमें ये क्या है, बहिष्कोण है ना। पुनः चित्र से हम जब दोबारा ध्यान दे रहे हैं चित्र में, तो कोण जो AOD हो रहा है, AOD, ये एक प्रकार से बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्या कहलाता है? जैसे कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ा दें हम, तो वो वाला जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो त्रिभुज है इसमें एक भुजा ही बढ़ा हुआ है, तो ये वाला कोण क्या कहलाएगा? बहिष्कोण कहलाएगा। इस बहिष्कोण का मान हमेशा विपरीत अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको कि OCA प्लस OAC। क्यों? बहिष्कोण का मान, लिखने का जरूरत नहीं है, बोलने से समझ में आ जाएगा कि बहिष्कोण का मान क्या होता है, हमेशा विपरीत अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ जब ये दोनों के जोड़ के बराबर हुआ, यहाँ पर देखिए तो क्या है, OAC और OCA तो बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि OAC के बदले भी OCA लिख देते हैं। क्यों? देखिए तो ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? 2OCA कर सकते हैं इसको, 2OCA, कोई दिक्कत है? अब ये पुनः इसको यहाँ पर समीकरण नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं समीकरण, अच्छा रहेगा, बाद में जोड़ने का काम आएगा। इसका तो यहाँ काम ऐसे हो गया, समीकरण नहीं। इसी प्रकार हम ये दूसरा त्रिभुज को लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज BOC में, है ना। इसमें भी ये वाला अर्धव्यास होगा, तो चूंकि OC बराबर इसमें OB होगा, इसलिए क्यों बराबर हुआ? तो एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, OC बराबर, कोई दिक्कत है? तो इसलिए कोण कौन सा बराबर होगा? OBC बराबर OCB, ये बराबर होगा। और इसमें भी बहिष्कोण आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लिखने में। तो यहाँ पर बहिष्कोण देखो क्या है, इसलिए बहिष्कोण कौन सा? BOD इधर, ये वाला कोण एकदम सेम है, इसलिए ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, सेम है। तो BOD बराबर कितना होगा? BOD बराबर कोण OCB प्लस OBC, और OCB OBC तो बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं OCB को 2 बार, तो इसका मतलब 2 कोण OCB, ठीक है, 2 कोण। इसको हम क्या करते हैं? दूसरा समीकरण ले लेते हैं। थोड़ा सा जगह में हम ऊपर में ही लिखने में थोड़ा दिखेगा, तो हम इसको यहाँ मिटा दे रहे हैं, क्योंकि जो यूजफुल है वो ठीक है, नहीं तो जो यूजफुल नहीं है उसको हम मिटा दे रहे हैं फिलहाल। मैंने अभी इसमें जो आएगा यहाँ तक इसको भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा इस बात को पूरा कर लेना है। ये समीकरण 1 लिखे यहाँ और ये समीकरण दूसरा लिखे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। एक में बाएं तरफ में क्या है? कौन है? AOD, और फिर बाएं तरफ इसमें कौन है? BOD। तो इधर में क्या होगा? इधर में 2 कोण किधर गया? 2OCA, और इधर में कौन सा है? 2OCB, है कि नहीं? इसको हम लोग क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे, तो 2OCA और 2 कॉमन हो गया, तो OCB हो जाएगा। यहाँ जो हम लोग जोड़ते हैं ना, वो अलजेब्रा की तरह नहीं जोड़ते हैं, हम लोग चित्र के आधार पर जोड़ते हैं, चित्र को मिलाते हैं कि 2 को जोड़ रहे हैं तो उसमें कैसे जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या AOD, देखिए AOD और BOD अगर जोड़ेंगे तो ई कोण और ई कोण जुड़ जाएगा, तो कितना होगा? इतना बड़ा कोण हो जाएगा। इसका मतलब वो कोण हो जाएगा AOB। क्या हो जाएगा? इधर में 2 तो बाहर में है, इसको जोड़ते हैं, तो देखिए OCA और OCB, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला कोण हो जाएगा, मतलब ACB हो गया, और इस प्रकार से कोण हो गया, ठीक है। तो अभी हम अपने क्लास के अनुसार से ही ऑनलाइन मतलब उसको वीडियो रिकॉर्ड करवा दिए हैं। इस चैप्टर का प्रमेय करने के बाद फिर हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे और प्रयोग करेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि और किस प्रकार से बनाया जा सकता है, ताकि अगले वीडियो में आपको इसको मिले। अभी आज